हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी कोर का सेकंड बुक वितान भाग 2। उसका दूसरा चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है जूझ। इसके लेखक जो हैं वह है आनंद यादव। तो जो आनंद यादव होते हैं वह अपने बचपन के जो घटना घटती है उसी के बारे में इस कहानी में लिखते हैं जूझ में, जो कि संघर्ष भरा होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जीवन परिचय क्या है, उसके बाद इसका हम लोग देखेंगे प्रश्न अभ्यास। तो यहाँ पे जो जीवन परिचय है वह आनंद यादव का जन्म जो है वह 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जगह पे हुआ था, स्थान पे। इनका पूरा नाम जो है वह आनंद आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत थे, यानी कि मराठी टीचर थे। और इनकी लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। और जो इनकी नटरंग पुस्तक बहुत चर्चित रही थी। और जूझ जो उपन्यास है, तो जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो इस चैप्टर में जूझ चैप्टर दिया गया वह है उपन्यास का एक भाग है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। यानी कि जो जूझ शीर्षक का नाम दिया गया है पाठ का, इसमें बताना है कि जो जूझ नाम दिया गया वह वास्तव में लेखक के ऊपर मेल खाता है, सो बताना है। तो इसे देखें तो जूझ का साधारण अर्थ होता है जूझना, यानी कि संघर्ष करना। और यह उपन्यास उनके अपने नाम की सामर्थ्यता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है। और यह शीर्षक कथानायक के संघर्षशील वृत्ति का परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना होती है और वह संघर्ष करने के लिए मजबूर होता है, लेकिन उनका संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा कर इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा और यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल हो जाता है। और वास्तव में कथानक की संघर्षशीलता से उसकी चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। और जो जूझ उपन्यास है यही केंद्रीय विशेषता को उजागर करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ है। जो लेखक खुद से कविता रच लेते हैं उसका मन में विश्वास यह कैसे पैदा हुआ कि मैं भी कविता रच सकता हूँ। तो इसका उत्तर है, लेखक की पाठशाला में जो मराठी भाषा के अध्यापक थे ना. सौंदेलकर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे। यानी कि जो ना. सौंदलगेकर थे वह मराठी लेखक थे और यह कविता भी रचते थे। और वे कक्षा में स्वर सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति आदि की, और ये जो है गति, यति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। आगे हमारा यहाँ पे लेखक इन्हें देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। और मराठी के जो लेखक थे, और इससे पहले उसे कवि दूसरे लोग के जीव लगते थे। जो आनंद यादव हैं, जो आनंद है, उसे पहले कवि लोग दूसरे जीवन के लोग लगा करते थे, लेकिन जब खुद कविता लिखने लगे तो वह भी सोचने लगा आनंद यादव कि कवि भी हमारे जैसे ही लोग होते हैं। सौंदलगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में बताया और वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसी तरह आदमी होते हैं जिस तरह हम लोग होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर कविता लिख दी है, तो उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। और इस प्रकार उसने मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हो जाता है।
तीसरा क्वेश्चन देखें, श्री सौंदरलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। इसे दूसरे तरह से पूछे तो है, सौंदरलगेकर के व्यक्तित्व के आधार पर किसी अध्यापक के लिए आवश्यक जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसे आंसर देखें तो श्री सौंदरलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे और वे मराठी भाषा के अध्यापन बड़े ही सुरुचि ढंग से करवाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। पढ़ाते समय वे पूरी तरह से पढ़ाई में ही रम जाया करते थे और छंद की बढ़िया चाल और सुरों का ज्ञान उन्हें था। उस पर मीठा गला भी था और वे गा गा कर जो कविता को पाठ करवाते थे और वह सबसे पहले कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे या अभियान कराते हुए कविता के भावों का ग्रहण करवाते थे सभी लोग बच्चों को। चौथा क्वेश्चन हमारा है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव है। यानी कि जो कविता लिखने लगे लेखक, उसके पहले और लिखने के बाद क्या बदलाव आया। तो कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, यानी कि जो भैंस होते हैं वह चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलेपन बहुत खटकता था जब वह कविता रचता नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई हमेशा साथ होना चाहिए काम करने के साथ। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था और कविता के प्रति कविता के प्रति जब लगाव हो गया तो बाद में उसे अकेलापन से ऊब नहीं हुआ, यानी कि अकेलापन अच्छा लगने लगा और अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया था। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता था, क्योंकि अगर अकेला रहेगा तो कविता खुद से गा सकता है और वह अभियान भी कर सकता था। वह थूई थूई करके नाच भी सकता और इस प्रकार वह अब उसे अकेलापन आनंद देने लगा था। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या फिर लेखक के पिता का सही था। तो तर्क सहित उत्तर बताना है। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था, क्योंकि लेखक को पढ़ने की इच्छा थी जिसे दत्ताजी राव ने सही पहचाना था। उसकी प्रतिभा के बारे में दत्ताजी ने पूरी तरह से जान लिया था। वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव ने पूरी तरह से जान लिया था और वैसे भी लेखक को पढ़ाने के पीछे दत्ताजी राव का कोई स्वार्थ नहीं था, जबकि लेखक के पिता का पढ़ाई लिखाई के बारे में रवैया बिल्कुल गलत था। वास्तव में लेखक के पिता अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहता था। उसे पता था कि यदि उसका बेटा स्कूल जाने लगेगा तो ऐसा करने के लिए उसे ऐश करने के लिए उसे समय नहीं मिलेगा उसके दादाजी को, और ना ही वह टखमबाई के पास जा सकता है। इसलिए हमें दत्ताजी राव और लेखक का रवैया पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल ठीक लगता है। छठा क्वेश्चन हमारा है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उनकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता। तो जो लेखक हैं और लेखक की जो माँ थी और दत्ताजी राव के पास जाती है और एक झूठ का सहारा लेती है। इसी को बताना है कि सहारा अगर नहीं लेना पड़ता तो आगे क्या होता। तो इसमें अनुमान लगा कर बताया जा सकता है कि दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा था। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं डाल पाते और लेखक पिता के द्वारा दिए गए काम करता रहता और उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती। वह सारा जीवन खेती में लगा रहता और इस झूठ के बिना हमें यह प्रेरणादायक कहानी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जूझ जो कहानी है वह भी हम लोगों को नहीं मिल पाता। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य व समाज का विकास करने में सक्षम साबित होता है। तो इस तरह यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।